सभी दोस्तों का बीसीजी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे उनको हमने सॉल्व किया। आज हम पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था कि मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई थी। तो महाभारत या पुराणों के अनुसार जो मगध साम्राज्य का स्थापना करने वाला था वो था बृहद्रथ। इसके पिता का नाम था वसु। बृहद्रथ का एक बेटा हुआ था जरासंध, जिसका आपने महाभारत में बहुत जिक्र सुना होगा। जरासंध श्री कृष्ण के आदेश पर भीम के हाथों मारा गया। किसने मारा है इसको? भीम ने मारा था। ये जो बृहद्रथ वंश था, इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। तो सबसे पहले कौन सा था? बृहद्रथ वंश था। इनकी जो आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रिज थी। आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी जो राजगृह में थी। ठीक है दोस्तों, जो बृहद्रथ वंश था इसका जो अंतिम शासक था दोस्तों वो था रिपुंजय। कौन था दोस्तों? रिपुंजय। ठीक है, रिपुंजय का मंत्री था एक पुलिक नाम का। रिपुंजय के मंत्री का नाम था पुलिक, जिसने इसकी हत्या कर दी। इसका मंत्री कौन था? पुलिक। इसने इसकी क्या कर दी दोस्तों? हत्या कर दी और अपने पुत्र को मगध की गद्दी पर बिठाया। तो ये था दोस्तों मगध के जो सबसे पहले बृहद्रथ वंश था उसके बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे मगध पर हर्यक वंश का शासन। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये भारत का नक्शा है। इसमें मगध जो साम्राज्य था वो यहाँ पर था। मगध साम्राज्य यहाँ पर था। ये है दोस्तों मगध। जो मगध है इसकी पहली राजधानी, फर्स्ट राजधानी गिरिब्रिज। कहाँ पे थी ये? राजगीर में थी। और जो बाद में इसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र। कौन सी थी दोस्तों? पाटलिपुत्र। ये उदयन ने बनाई थी। कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि निम्न में से कौन सी मगध की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन में गिरिब्रिज भी था, राजगीर भी था और पाटलिपुत्र भी था। ये तीनों मगध की राजधानी रही है। हम आगे देखते हैं दोस्तों कि मगध पर जो सर्वप्रथम शासन था वो था हर्यक वंश का। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन माना जाता है। हर्यक वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो है बिंबिसार। कौन है दोस्तों? बिंबिसार। ये हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक है और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। अगर क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अगर क्वेश्चन जोर देके पूछे कि पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो हम कहेंगे बृहद्रथ, जो हमने पढ़ा था अभी। लेकिन अगर आ जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापन में हम आंसर देंगे बिंबिसार का। और पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ मुश्किल से ही आएंगे। अगर आ भी जाए तो वह आपसे डीपली पूछेगा कि पुराणों के अनुसार बताइए और वास्तविक बताइए। तो वास्तविक तो है बिंबिसार और पुराणों के अनुसार है बृहद्रथ। बिंबिसार दोस्तों 15 वर्ष की आयु में अपनी गद्दी पर बैठ गया था, मगध की गद्दी पर बैठ गया था। बिंबिसार का जो फादर है, बिंबिसार सन ऑफ बोधिस, ये दीपवंश में माना जाता है। एक दीपवंश के अनुसार बिंबिसार का पिता का क्या नाम है? बोधिस। ये आपको किसी किसी किताब में ही मिलेगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? बिंबिसार। और हर्यक वंश का कब से शासन स्टार्ट होता है? 544 ईस्वी से। तो इसका शासन कब से स्टार्ट है? 544 ईस्वी से, 544 ईसा पूर्व से 92 ईसा पूर्व। ये जो डाटा है दोस्तों, इनको इतना याद रखना जरूरी नहीं है। अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना इनको याद करना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बिंबिसार को दोस्तों जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है।
जैन साहित्य, जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार दोस्तों बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार ने दोस्तों अपने राज्य की वृद्धि के लिए क्या करता था, ये शादियां करता था। बिंबिसार अपने राज्य को बढ़ाने के लिए शादियां करता था। इसकी 3 शादियां हुई थी। पहली शादी, इसका शादी करने का मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए शादियां करता था। ठीक है दोस्तों, पहली शादी हुई थी दोस्तों कौशल नरेश की पुत्री, कौशल नरेश, कौशल नरेश की पुत्री एवं प्रसेनजित की बहन, प्रसेनजित की बहन। इसका क्या नाम था, इसका नाम था दोस्तों महाकौशला। ये देखिए दोस्तों, इसने दूसरी शादी की दोस्तों वैशाली के चेटक की पुत्री, वैशाली के चेटक की पुत्री। जिसका नाम था चेल्लाना। इसी का पुत्र हुआ था कौन, अजातशत्रु, जो अगला शासक था। चेल्लाना का बेटा था कौन, अजातशत्रु। अगला देखिए, मध्य देश, आधुनिक पंजाब की राजकुमारी, मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी थी जिसका नाम था क्षेमा। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के, ये अब क्या करता था दोस्तों, साम्राज्य विस्तार करने के लिए शादियां करता था, इसलिए इसने 3 शादियां की थी। तो इसके आसपास के जितने भी राजा थे लगभग सभी को इसने या तो हरा दिया या अपना समधी बना लिया। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक राज्य था अवंती नाम का। अवंती का शासक था चंद्र प्रद्योत। क्या नाम था, चंद्र प्रद्योत। मगध ने जो सर्वप्रथम अटैक किया था वो अंग पर किया था, अंग साम्राज्य पर। अंग साम्राज्य यहीं पर था मगध के पास में। अवंती यहां पर है दोस्तों, अवंती एमपी में। अवंती का राजा था चंद्र प्रद्योत। इसको दोस्तों एक पांडु रोग हो गया था, लगभग मरने ही वाला था। तो इसने मगध के शासक बिंबिसार से रिक्वेस्ट की कि आपके वहां से एक वैद्य भेजा जाए जिसका नाम था जीवक। अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत की रिक्वेस्ट पर मगध के शासक बिंबिसार ने एक अपना राजवैद्य भेजा जिसका नाम था जीवक। जीवक ने चंद्र प्रद्योत को ठीक किया। इसके कोई पांडु रोग नाम का कोई बीमारी थी, पांडु रोग या कहें तो पीलिया, ये दोस्तों इसकी बीमारी थी। तो जीवक मगध का जो राजवैद्य था वो अवंती आया और चंद्र प्रद्योत को ठीक कर लिया। इसने खुश होकर ये राज्य भी इसको दे दिया या फिर इसने इसको इसमें मिला लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब कितना बड़ा हो गया मगध, मगध अब इतना बड़ा हो गया। मगध ने अंग पर भी अपना आक्रमण कर लिया और आसपास के जितने भी छोटे मोटे शासन थे उनको या तो हरा के अपने उसमें शामिल कर लिया या उनको अपना समधी बना लिया। ये दोस्तों शादियां ऐसे करता था कि जिस राजा के कोई लड़का नहीं हो, सिर्फ लड़की हो, जिससे कि सारा साम्राज्य उसका हो जाए। तो ये इसकी साम्राज्य विस्तार की नीति थी। जीवक का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था सलावती। ये जो जीवक इसने राज्यवैद्य भेजा था इसका नाम था सलावती। क्या नाम था, सलावती। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार के बाद में हुआ था अजातशत्रु। बिंबिसार बहुत ही रंगीला मिजाज का था, अपनी गद्दी को छोड़ ही नहीं रहा था।
शादियों पे शादियां करे जा रहा था। इसका बेटा हुआ बिंबिसार का कौन? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने कहा कि बापूजी तो हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो इसने बिंबिसार को सलटा दिया। बिंबिसार का बेटा हुआ था, बिंबिसार का बेटा हुआ था दोस्तों अजात शत्रु। बिंबिसार रंगीला मिजाज का था, शादियों पे शादी की जा रहा था। अजात शत्रु बेचारा बैठा हुआ था, तो इसने सोचा, पहले तो बापूजी से रिक्वेस्ट की, लेकिन ये शासन छोड़ने को तैयार नहीं था, तो अजात शत्रु ने इसको सलटा दिया। हर्यक वंश के बारे में दोस्तों एक और कहा जाता है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने इसको सलटा दिया। अजात शत्रु का बेटा था उदयन। अजात शत्रु भी अपने बाप की तरह रंगीला मिजाज का हो गया, यह भी शादियों पे शादियां करे जा रहा था, बेटे को मौका नहीं दे रहा था। तो फिर उदयन का भी मूड पलटा, इसने अजात शत्रु को सलटा दिया। तो इस तरीके से जो हर्यक वंश है ये एक पितृहंता वंश कहा जाता है। उदयन का पुत्र हुआ, उदयन का जो पुत्र हुआ था दोस्तों वो था नागदशक। इन तीनों ने आपस में एक दूसरे को सलटाया था, लेकिन उदयन क्या थोड़ा समझदार आदमी था। इसने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुझे जब भी शादी करनी हो मुझे बता देना। ये थोड़े थोड़े 10 दिन 15 दिन 1 महीने में पूछता रहता था कि क्या हाल है बेटा, शादी करनी हो तो बता देना। इस चक्कर में उदयन बच गया, इस चक्कर में उदयन बच गया। इसकी डेथ इसके बेटे के द्वारा नहीं हुई। तो अजात शत्रु के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बिंबिसार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु दोस्तों 493 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। 493 ईसा पूर्व, और कब तक रहा था ये? 461 ईसा पूर्व तक ये रहा था। इसने 32 वर्ष शासन किया। कितने वर्ष शासन किया? 32 वर्ष शासन किया। बिंबिसार ने दोस्तों क्या किया था? राजधानी अपने गिरिब्रिज या राजगृह बनाई थी। अजात शत्रु ने क्या किया कि जो राजधानी बनाई थी उसकी किलेबंदी की थी। सभी ने कोई ना कोई काम किया है। बिंबिसार ने राजधानी बनाई, अजात शत्रु ने उसकी किलेबंदी की। जो राजधानी थी दोस्तों उसकी किलेबंदी की किसने की? अजात शत्रु ने। उदयन ने क्या किया था? उदयन ने राजधानी चेंज कर दी, राजगृह से लेके कहां ले गया? पाटलिपुत्र। अजात शत्रु के बारे में और क्या है दोस्तों? इसके टाइम पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व। यह क्वेश्चन देख दोस्तों बहुत बार आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके टाइम पर हुई? तो किसके टाइम पर हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पर। यह कहां पर हुई थी दोस्तों? राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में। राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में, सप्तकर्णी गुफा में। इसका जो नेतृत्व किया वो किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था महाकश्यप ने। किसने किया था दोस्तों? महाकश्यप ने। किले की जो किलेबंदी की थी राजधानी की, वो किसी अजात शत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में, महाकश्यप के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में हुई थी। ये जो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें बुद्ध की जो शिक्षा थी वो 2 पिटकों में बट गई। 2 पिटकों में विभाजित हो गई। वो कौन कौन से थे? पहला था सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। दूसरा था विनय पिटक। दोस्तों आप इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे तो ये आपको आसानी से याद
हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दो पिटकों में बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो कब बटी थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति में अजात शत्रु के टाइम पर। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्तों? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? सप्तकर्णी गुफाओं में हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? महाकश्यप ने इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों अजात शत्रु के बारे में और क्या है जानने लायक? अजात शत्रु की पत्नी का नाम था वाजिरा। क्या नाम था? वाजिरा। वाजिरा कौन थी दोस्तों? प्रसेनजित की पुत्री। प्रसेनजित की पुत्री। इससे पहले हमने पढ़ा था बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। बिंबिसार ने दोस्तों 3 शादियां की थी। पहली शादी की थी कौशल नरेश की पुत्री। किसकी पुत्री? कौशल नरेश की पुत्री एवं प्रसेनजित की बहन। प्रसेनजित की बहन, ये याद करने लायक है कि किसकी पुत्री और किसकी बहन है। उसका नाम था महाकौशला। अगली है वैशाली के चेटक की पुत्री थी चेल्लाना, जो कौन थे? लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन थे? लिच्छवी राजकुमारी। ये चेल्लाना कौन थे दोस्तों? लिच्छवी राजकुमारी थी। ठीक है, अगला देखें। बिंबिसार ने किससे की थी? कौशल नरेश की पुत्री से, और इसके बेटे अजातशत्रु ने प्रसेनजित की पुत्री से। तो अजातशत्रु ने शादी की थी दोस्तों वाजिरा से। वाजिरा कौन थी? प्रसेनजित की पुत्री थी। इसके शासन के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इसका शासन का जो 8वां वर्ष था, शासन का 8वां वर्ष था, उस टाइम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण की घटना कब की थी दोस्तों? जब अजातशत्रु के शासन का 8वां साल था, तब यह महापरिनिर्वाण की घटना हुई। अजातशत्रु इसके टाइम पर क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इसका एक और था, इसके बाबूजी का सपना था। इसके बाबूजी का सपना था वैशाली को जीतना। ये देखिए, ये जो दोस्तों आप मगध देख रहे हैं, यहाँ पर इसी में बिहार में 2 भाग थे। ऊपरी हिस्सा तो था वैशाली का, ऊपरी हिस्सा था दोस्तों वैशाली का, और निचला हिस्सा था मगध, जहां पर बिंबिसार शासन कर रहा था। इसमें मैंने बता दिया मगध का जो पहला आक्रमण था किसके ऊपर था? अंग के ऊपर। किसके ऊपर था दोस्तों? इस अंग महाजनपद या साम्राज्य के ऊपर। वैशाली भी एक साम्राज्य था जो मगध के ऊपर था। बिंबिसार ने इसके ऊपर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। क्या बोलते हैं इसको? असफल आक्रमण। तो इसकी जो इच्छा थी इसको जीतने की, वो अधूरी की अधूरी रह गई। इस इच्छा को किसने पूरा किया? अजातशत्रु ने। इस इच्छा को पूरा किया दोस्तों अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के पिताजी का सपना था वैशाली को जीतना, तो अजातशत्रु ने वैशाली को जीता। कैसे जीता वैशाली को? इसका पिता बिंबिसार तो जीत नहीं पाया, तो इसने अपना इसका एक गुप्तचर था वर्तकार नाम का एक गुप्तचर था, जिसको इसने वैशाली में भेजा। ये इसको बताता था कि वैशाली की योजना क्या है, कैसे आक्रमण करेगी, खुले मैदान में वो कैसे लड़ेगी और पहाड़ियों में वो कैसे लड़ेगी। तो वर्तकार इसका गुप्तचर बन के वैशाली गया और सारी सूचना इसको अजातशत्रु को दे दी। तो वर्तकार गुप्तचर के सहयोग से अजातशत्रु ने वैशाली को जीता था। अजातशत्रु ने इस वैशाली को जीतने के लिए 2 हथियारों की खोज की, 2 हथियारों का प्रयोग। एक तो था दोस्तों रथ मूसल। कौन सा मूसल? रथ मूसल। एक हथियार का नाम था, ये एग्जाम में भी आया है कई बार, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। एक हथियार था रथ मूसल।
दूसरा था महाशिलाकंटक, महाशिलाकंटक। इन दो हथियारों का इसने प्रयोग किया था। अजातशत्रु, और इसके बारे में क्या है दोस्तों, ये जैन एवं बौद्ध दोनों ग्रंथों का, दोनों धर्मों का पोषक था। जैन एवं बौद्ध दोनों ग्रंथों का पोषक था। और वैसे ये अनुयायी किसका था दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो बिंबिसार और अजातशत्रु, बिंबिसार एंड अजातशत्रु, ये दोनों दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु का बेटा हुआ था उदयन। उदयन एकदम नालायक था। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, इसका तीसरा शासक था उदयन। उदयन दोस्तों गद्दी पर था 460 से 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक, 444। तीसरे नंबर का कौन था, उदयन। तीसरे नंबर का 444 तक था। इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से, 444, 3 444, यानी कि तीसरा नंबर का शासक कब तक शासक रहा, 444 तक। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रिक है। उदयन ने दोस्तों गंगा तथा सोन नदी के संगम पर, गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया था, पाटलिपुत्र को बसाया था और इसी को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी। उदयन दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इससे पहले वो दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। उदयन के दोस्तों 3 पुत्र थे। कितने, 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अनिरुद्ध के कितने बेटे थे दोस्तों, 3 बेटे थे। उदयन के दोस्तों 3 बेटे थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। इनमें से नागदशक शासक बना। हर्यक वंश को क्या कहा जाता है दोस्तों, पितृहंता वंश कहा जाता है। लेकिन नागदशक ने इसकी हत्या नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि उदयन टाइम से ही सलट गया था। एक दिन ये अपने गुरु के पास प्रवचन सुन रहा था, तो एक गुप्तचर ने इसकी हत्या कर दी। उदयन की हत्या कैसे हुई दोस्तों, अवंती का नरेश था, एक अवंती नरेश पालक, अवंती नरेश पालक, इसने गुप्तचर भेजा। कब भेजा, जब ये अपने गुरु के आश्रम में प्रवचन सुन रहा था, तब अवंती के नरेश पालक ने अपने गुप्तचर के द्वारा उदयन की हत्या करवा दी। इस वजह से ये बच गया, वरना नागदशक भी इसको सल्टा ही देता। क्योंकि हर्यक वंश हमेशा पितृहंता वंश रहा, लेकिन उदयन की हत्या अपने पुत्र के द्वारा नहीं हुई। ये इसकी अच्छी किस्मत थी। इसके बाद में जो दोस्तों शासक था वो था नागदशक। कौन था दोस्तों, नागदशक। नागदशक भी बहुत ही एक तरीके से आलसी प्रवृत्ति का शासक था। इसका एक सेनापति, इसने किसी भी कार्य के लिए कोई भी कार्य करता, उसमें सबसे पहले अपने सेनापति को पूछता था। सेनापति, सेनापति का नाम था शिशुनाग। सेनापति की पावर दोस्तों आप जानते हैं, पाकिस्तान में बहुत बार तख्ता पलट हुआ है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि सेनापति सारी पावर को अपने हाथ में ले लेता। एक सद्दाम हुसैन हुआ था जिसने भी तख्ता पलट किया था पाकिस्तान में।
कई जगह तख्ता पलट हो चुका है, और ये तख्ता पलट कौन करते हैं? सेनापति करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में सेना होती है, सब कंट्रोल उनके हाथ में होता है। तो पाकिस्तान में कई बार इस तरीके से सेना ने तख्ता पलट किया है। तो नाग दशक का भी तख्ता पलट किसने किया दोस्तों? सेनापति कौन था इसका? शिशुनाग। शिशुनाग ने नाग दशक की हत्या कर दी। नाग दशक दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, सॉरी, हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक था। इसने, शिशुनाग जो इसका सेनापति था, इसने इसकी हत्या कर दी और मगध पर कौन से वंश की स्थापना की? एक नया वंश आया, वो था शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। और इसका संस्थापक कौन होगा? शिशुनाग। दोस्तों सेनापति की पावर तो आप जानते ही हैं, सेनापति के हाथ में पूरी बागडोर होती है, सेनापति के हाथ में पूरी बागडोर होती है। अपने इंडिया में क्या है कि एक अभी नया CDS का भी गठन किया गया था, प्रधानमंत्री ने CDS का गठन किया था। तो अपने इंडिया में क्या है दोस्तों, जो तीनों सेनाओं का प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। फिर आता है रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। फिर एक नई पोस्ट अभी गठित की है, CDS। कौन सी? CDS। CDS की फुल फॉर्म जानते हो दोस्तों आप? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इन जो CDS है इसकी फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसके अंडर में होती है तीनों सेनाएं। CDS के अंडर में थल सेना, वायुसेना और जल सेना। थल सेना, वायुसेना, जल सेना। अगर थल सेना के अध्यक्ष को कोई एक्शन लेना होगा तो वो किससे पूछेगा? CDS से पूछेगा। वायुसेना के कोई अधिकारी को, वायुसेना को कोई एक्शन लेना होगा तो किससे पूछेगा? CDS से पूछेगा। इस तरीके से तीनों आर्मी किससे पूछेंगे? CDS से पूछेंगे। और CDS किससे पूछेगा? रक्षा मंत्री से पूछेगा। और ये रक्षा मंत्री किससे पूछेगा? राष्ट्रपति से पूछेगा। इस तरीके से हमारे देश में ये चैन बनी हुई है जिससे कि CDS यानी कि सेनापति कोई एक्शन नहीं ले सकता है। और राष्ट्रपति, अब आपको पता ही है कि राष्ट्रपति का तो पत्ता भी नहीं हिलता PM के बगैर। वैसे तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि राष्ट्रपति PM के बगैर राष्ट्रपति का पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे देश में इस तरीके की व्यवस्था है। पाकिस्तान में सेनापति ही वहाँ का प्रमुख है, इस वजह से वहाँ पर पाकिस्तान में तख्ता पलट होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा था कि हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था कि मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश कब आया, कौन कौन इसके शासक रहे। हर्यक वंश में सबसे पहले आया था बिंबिसार, बिंबिसार के बाद में आया था अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में आया था उदयन, उदयन के बाद में आया था दोस्तों नाग दशक। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बिंबिसार की इच्छा थी वैशाली को जीतना, लेकिन वो अधूरी रही। तो इसकी इच्छा किसने पूरी की? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था, तो रथ मूसल एवं एक था महाशिला कंटक। इन 2 नए हथियारों का प्रयोग किया गया था। अजातशत्रु के टाइम पर ही दोस्तों पहली बौद्ध संगीति हुई थी। बिंबिसार एवं अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और जो उदयन था दोस्तों, उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो हम कल सॉल्व करेंगे। आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में याद करते रहें, आसानी से याद हो जाएंगे। लेकिन आप जब सारे प्राचीन भारत के राजवंशों को एक साथ याद करेंगे तो याद करना संभव नहीं है, बहुत आपको वजन लगेगा। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके इनको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम इनके ऊपर क्वेश्चन कल की क्लास में लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।